इंडियन नॉलेज सिस्टम है क्या? भारत की खूबी क्या है? भारत स्मृतियों का ही देश है। 15-20 हजार सालों की सघन स्मृतियों से भारत ने जो ज्ञान अर्जित किया है, भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी नसों में जो रक्त बह रहा है, हमारी शिराओं में, उन सब में भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रवाह है। उन्होंने तोपची जो था वो मुस्लिम था, उसको मारने की जगह अपनी सेना में भर्ती करवाया। कि बहुत लंबे समय की हमारी गुलामी रही, जो चाहती है कि भारत भारत बने। देखिए भारत का संकट क्या है? भारत का संकट यह है कि भारत इंडिया बनना चाहता था। वैज्ञानिक है, हमारे जो ऋषि थे वो भी वैज्ञानिक ही थे। उन्होंने भी बहुत गूढ़ रहस्य खोजे प्रकृति के। राम इस धरती पे आए, दुनिया को भरोसा नहीं हो रहा है तो वो मैथोलॉजी के हैं। हम तो ये कहेंगे राम हमारे पूर्वज हैं। सर एक बात और है कि जैसे आपने बोला, वो लोग राम सेतु को राम सेतु नहीं बोलते, एडम्स ब्रिज कहते हैं। या तो आप भारतीय हैं या तो आप भारतीय नहीं। जैसे या तो आप ईमानदार हैं या तो बेईमान हैं। आप 10% बेईमान नहीं हो सकते। जी सर। नमस्कार दोस्तों, अर्चित जैन पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज के पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं उनका मैं परिचय दूं तो वो अच्छी बात नहीं है, परंतु तो भी मैं परिचय दे रहा हूं। संजय द्विवेदी सर, जो कि IIMC दिल्ली के पूर्व महानिर्देशक भी रह चुके हैं और साथ में डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, एक्स डायरेक्टर जनरल ऑफ IIMC दिल्ली। तो सर के बारे में एक बात और है, सर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं और सर के बारे में और भी बहुत सी बातें हैं जो मुझे भी नहीं पता है। तो सर इस पॉडकास्ट में हम आपसे आज डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में। क्या होता है इंडियन नॉलेज सिस्टम, और इंडियन नॉलेज सिस्टम अपने जो वैदिक पुराणों में बात कही गई है उसके बारे में, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में इतनी बातें क्यों हो रही हैं, और भी बहुत कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टोरी टेलिंग के बारे में और भी बहुत सी स्टोरीज इस पॉडकास्ट में। तो ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको सुनने के बाद आपको बहुत सी नई चीज़ें पता चलेंगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। तो सर स्वागत है आपका अर्चित जैन पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद अर्चित आपका कि आपसे बातचीत करने का मौका मिला। जी सर। तो सर पहला मेरा प्रश्न ये है आपसे, इंडियन नॉलेज सिस्टम है क्या? देखिए, कोई भी जो राष्ट्र होता है उसकी स्मृतियाँ जितनी सघन होती हैं, जितनी विरल होती हैं, उतना वो राष्ट्र महान होता है। भारत की खूबी क्या है? भारत स्मृतियों का ही देश है। 15-20 हजार सालों की सघन स्मृतियों से भारत ने जो ज्ञान अर्जित किया है, जो ज्ञान परंपरा सृजित की है अपने अनुभवों से, अनुभवजन्य ज्ञान है भारत का, और उसको लेकर के भारत ने समाज जीवन की हर विधा पर कैसे लोक कल्याण हो, कैसे लोक मंगल हो, कैसे एक सुखी आनंदमय जीवन हो, उसको लेकर भारत ने बहुत, हमारे ऋषियों मुनियों महर्षियों ने सारी चीज़ें अर्जित की हैं। वह जो अर्जित संचित धन हमारा है उसे हम भारतीय ज्ञान परंपरा कह के संबोधित करते हैं। वो हमारे ग्रंथों में, वो हमारे शास्त्रों में है, वो हमारे स्मृतियों में है, वो हमारी प्रदर्शन कलाओं में है, हमारे नाट्य में है, हमारे नृत्य में है। मतलब भारतीय ज्ञान परंपरा सिर्फ पुस्तकों में सीमित नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी नसों में जो रक्त बह रहा है, हमारी शिराओं में, उन सब में भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रवाह है। सवाल ये है कि हम उसे कितना जानते हैं। मुझे लगता है कि देखिए, जो एक बात हम कहते आए हैं कि राज्य जो है सरकारें बनाती हैं, राज्य राजा बनाते हैं, पर राष्ट्र जो है ऋषि बनाते हैं, और इसलिए भारत को हमने राष्ट्र कहा। और विष्णु पुराण की घोषणा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतीनाम भारतीयतर संतति। यह ऋषियों का बनाया हुआ राष्ट्र है, और इसलिए इसको हम राष्ट्र कहते हैं। भारत राष्ट्र है, ये भारत माता है, और इसकी गोद में खेल कर, इसके आसपास प्रवास करते हुए हमारे पूर्वजों ने जो हमें ज्ञान दिया, वह भारतीय ज्ञान परंपरा का हिस्सा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करा इस टर्म को। सर ऐसा क्या हुआ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आने के बाद इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है? देखिए अर्चित, मुद्दा ये है कि बहुत लंबे समय के बाद भारत अपने घर लौट रहा है। आज समस्या क्या थी? समस्या ये थी पिछले 70-75 सालों की आज़ादी के बाद कि बहुत लंबे समय की हमारी गुलामी रही। उन गुलामी के कालखंड में हमारी स्मृति पर, हमारे
जो हमारी जो ज्ञान परंपरा है, हमारा जो एक तरह का मौलिक चिंतन था, उस पर धूल चढ़ गई थी। उस धूल को झाड़ पोंछ करके हम खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर से भारत जाग रहा है, अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहता है। इसको मैं एक टर्म में कहता हूँ अर्चित, कि विचारों की घर वापसी है। हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि अपना घर छोड़ करके, अपना माँ की देहरी को छोड़ करके, भारत माँ की देहरी को छोड़ के हम बहुत दूर निकल आए थे। इस समय ने हमको ये अवसर दिया है कि हम एक बार फिर से अपने घर लौटें, उन गांवों की तरफ, उन निशानों की तरफ जो हमारे ऋषि महर्षियों ने हमें दिखाए। और मुझे लगता है कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है, ये एक तरह से विचारों की घर वापसी का प्रयास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि लंबे समय के बाद एक ऐसी शिक्षा नीति आ रही है जिसने भारतीय ज्ञान परंपरा का अवगाहन किया, जो चाहती है कि भारत भारत बने। देखिए, भारत का संकट क्या है? भारत का संकट यह है कि भारत इंडिया बनना चाहता था, भारत भारत नहीं रहा। यही भारत का संकट है। आज यदि भारत से परिचय कराने का प्रयास हो रहा है, इसके कारण राजनीतिक परिवर्तन भी हुआ है, राजनीतिक परिवर्तन भी इसके लिए जिम्मेदार है। समाज में भी चेतना आई है। आज भारत का भारत से परिचय हो रहा है। मुझे लगता है भारत का भारत से परिचय हो जाने दीजिए। वह नई शिक्षा नीति के माध्यम से हो रहा है, वो राजनीतिक परिवर्तनों के माध्यम से हो रहा है, वो समाज के विभिन्न वर्गों की जागरूकता के नाते भी हो रहा है। समाज के ज्ञान विज्ञान की विविध अनुशासनों के जो विद्वान हैं, वो भी एक बार घर वापसी चाहते हैं विचारों की। तो मुझे लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा एनईपी के माध्यम से ही सही आज हमारी शिक्षा के केंद्र में है, और आज विमर्श होना शुरू हुआ है। आज देश के तमाम विश्वविद्यालयों में, शिक्षा केंद्रों में, शिक्षा के अनुशासनों में, ज्ञान विज्ञान की विविध अनुशासनों में आज भारतीय ज्ञान परंपरा पर बात हो रही है। ये कोई साधारण बात नहीं है। और मुझे लगता है इंडिया से भारत की मुक्ति का ये समय है। भारत इंडिया से मुक्त हो रहा है और भारत भारत बनता हुआ साकार हो रहा है, भारत भारत बन रहा है। और मुझे लगता है भारत का भारत से परिचय हो जाना बहुत बड़ी चीज है। जी सर। और इसलिए हम कहते हैं, भारत को जानो, भारत को मानो, भारत को बनो और भारत के बनाओ। जी सर। भारत के बनो और भारत को बनाओ, भारत को जानो, भारत को मानो, भारत के बनो और भारत को बनाओ। ये हमारा मंत्र है, और इस मंत्र को लेकर हम सब काम कर रहे हैं। जी सर। सर, एनईपी की 3 विशेषताएं बताएंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि एनईपी का बहुत विस्तार है। जहां तक 3 विशेषताओं की बात है कि 3 कौन सी ऐसी मोटी बातें हैं जो अन्य शिक्षा नीतियों से, अन्य शिक्षा परंपराओं से हमको अलग करती है। एनईपी की 3 विशिष्टताएं आपने पूछी, वो 3, पहली है कि यह कौशल विकास की बात करती है। आज तक की जो शिक्षा थी वो हमको विकल बनाती थी। जितना जो पढ़ता जाता था उतना दुखी, उतना विकल होता जाता था। जैसे जैसे उसके शिक्षा का स्तर बढ़ता था, वह कर्म से उसकी दूरी बढ़ जाती थी, वो काम करने से, कर्मयोग से दूर होता जाता था। नई शिक्षा नीति कौशल विकास की बात करती है, स्किल डेवलपमेंट की बात करती है कि हम लोगों को ज्ञान तो देंगे ही, डिग्रियां देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, पर कोई ना कोई कौशल उनको देंगे ताकि वो हाथ फैलाने वाला ना रहे, कुछ कमाकर समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति बने। दूसरी बात है इसकी नैतिक शिक्षा। दूसरी विशेषता कि नैतिक शिक्षा को हम एक फैशन की तरह पढ़ाते थे कि चल नैतिक शिक्षा भी पाठ्यक्रम में, मान लीजिए क्वेश्चन में पाठ्यक्रम में है, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं था, कोई उसका मूल्यांकन नहीं होता था। तब नैतिक शिक्षा का मूल्यांकन होगा कि नैतिक शिक्षा को पढ़ करके आपने क्या अपनी जिंदगी में क्या वैल्यू एडिशन किया। दूसरी विशेषता। तीसरा, पर्यावरण की शिक्षा। पर्यावरण की शिक्षा भी एक तरह से सजावटी शिक्षा की तरह थी, जिसको बहुत महत्व नहीं दिया जाता था। आज पर्यावरण अच्छा नहीं होगा, पर्यावरण श्रेष्ठ नहीं होगा, तो जो संकट दुनिया के सामने हैं वो और गहराते जाएंगे। तो मैं इसकी 3 विशेषताएं मूल मानता हूं। पहला कौशल विकास, दूसरा नैतिक शिक्षा, तीसरा पर्यावरण की शिक्षा, जिसके नाते इस शिक्षा नीति में एक तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच, एक मानव की जिंदगी को सार्थक बनाने की जो होलिस्टिक अप्रोच है, वो इन 3 मूल्यों को अगर हम धारण कर लें तो हमारे अंदर आ जाए। अगर हमारे अंदर नैतिक मूल्य आ जाए, अगर हम पर्यावरण के साथ, जिसको हम डायलॉग टू नेचर कहते हैं, या प्रकृति के साथ रहना सीख जाएं, और तीसरा हम किसी तरह से किसी ना किसी कौशल में सक्षम हो जाए। मुझे तो 3 बड़ी वैल्यूज को लेकर के शिक्षा नीति आगे बढ़ रही है, और इसके नाते भारत में एक बड़े विकास की संभावना है। एक नया भारत इस नाते बनता हुआ दिखता है। जी सर। सर, इसके अलावा एनईपी, मतलब इसके अलावा आईकेएस का विज्ञान और साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या काम है? देखिए, ये जो हर विधाओं में आईकेएस के तत्व को डालने की बात की जा रही है, यूजीसी की तरफ से प्रयास हो रहे हैं, बाकी संस्थाएं प्रयास कर रही हैं कि हर विषय में
ज्ञान विज्ञान के जितने अनुशासन हैं उन हर अनुशासनों में कहीं ना कहीं IKS को, इंडियन नॉलेज सिस्टम को या भारतीय ज्ञान परंपरा का कुछ अंश होना चाहिए। देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ने का मतलब है कि ये मूल्य के साथ जुड़ना। दूसरा, भारत एक ऐसा देश है जिसने ज्ञान विज्ञान के हर अनुशासन पर काम किया है। हमारे ऋषियों ने साइंस पर, टेक्नोलॉजी पर, कास्ट पर, लॉ पर, जीवन का कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जिसके बारे में हमारे लोगों ने काम नहीं किया। स्थापत्य पर, सब पर हमने काम किया है। और इसलिए उसको जोड़ने का आशय यह है कि हमारा जो एक वैल्यू सिस्टम है, ज्ञान परंपरा का आशय वैल्यू सिस्टम से है। उसका आशय नहीं कि जो टेक्नोलॉजी उस समय थी वो आज उपयोग हो रही कि नहीं हो रही है, या ज्ञान विज्ञान के अनुशासनों में IKS का क्या महत्व है। मूल बात है कि उनमें वैल्यू एडिशन करना, अपना मूल्यबोध जो है, जो भारत की जो चेतना है, ज्ञान किस लिए है, ज्ञान किसके लिए है, ज्ञान का उपयोग क्या है। तो ज्ञान किसके लिए? ज्ञान समाज के लिए है, ज्ञान लोक मंगल के लिए है, ज्ञान लोक कल्याण के लिए है। एक पूरी धुरी बदल जाती है जब आप IKS पे आते हैं। बाकी दुनिया का ज्ञान किस लिए? वो पैसे कमाने के लिए है, किसी को ज्यादा बड़े से बड़ा बनाने के लिए है। हमारा ज्ञान इसलिए, हमारा ज्ञान तो लोक मंगल के लिए है। परोपकाराय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हमें अपने लोगों का कल्याण करना है, लोक मंगल करना है। ये जो पूरी प्रकृति है उसके साथ हमारा जो संबंध है, उस संबंध को हमें अपने ज्ञान से सींचना है, उस रिश्ते को तोड़ना नहीं। हम प्रकृति के विनाश के लिए नहीं आए हैं, हम प्रकृति के विनाश की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम प्रकृति के संरक्षण, प्रकृति के संयमित दोहन की पढ़ाई कर रहे हैं। और इस नाते आप देखेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा में जितने लोग आते हैं, जिसके अंतिम विद्वान आप देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, उसके पहले महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर लोहिया हैं, नानाजी देशमुख हैं, ये सब लोग यही बात कह रहे हैं कि किस तरह से भारत के ज्ञान को नीचे तक लेकर के जाना और एक बार फिर से जो एक भारत अपने को पहचाने, भारत अपने को जाने और भारत भारत की तरह व्यवहार करे, भारतीय भारतीयों की तरह व्यवहार करें। एक अंधानुकरण में, एक पश्चिम के अंधानुकरण में जो हमने गलतियां की, अब उन गलतियों से सबक लेने का समय है, एक नया भारत बनाने का समय है। सर, अगर मैं इस बात को समराइज करूं तो जो भारत के वैज्ञानिक थे, जैसे आर्यभट्ट जी थे, उनने जीरो की खोज इसके लिए नहीं करी कि उनको कुछ चाहिए था, उन्होंने लोक कल्याण के लिए करी। ब्रह्मगुप्त जी थे, और भी कई साइंटिस्ट आए, ठीक है, जगदीश चंद्र बसु जी, जिन्होंने बहुत सारे आविष्कार करे। पर इन सब का एक ही भाव था कि हमें परोपकार के लिए काम करना है, ना कि पैसे या किसी और चीज़ के लिए। करेक्ट? देखो क्या है अर्चित, कि हमारा जो वैज्ञानिक है, हमारे जो ऋषि थे वो भी वैज्ञानिक ही थे। उन्होंने भी बहुत गूढ़ रहस्य खोजे प्रकृति के, पर वो पेटेंटवादी लोग नहीं थे। उनका ज्ञान किसी के लिए नहीं था, वो अपने लिए नहीं था। जैसे आप देखेंगे वेदों की रचना हुई है, तमाम ऋषियों का योगदान हुआ तो वेद बने, पर वेद पर किसी का नाम नहीं है, किसी ऋषि के नाम अंकित नहीं है वेदों पर। तो हमारी ज्ञान परंपरा में पेटेंट का स्वभाव नहीं है, क्योंकि ज्ञान हमारा कमाने के लिए, ज्ञान हमारा व्यक्तिगत नहीं है, ज्ञान हमारे समाज की निधि है। ज्ञान का जितना विस्तार होगा, ज्ञान जितना विस्तृत होगा, क्योंकि हम अकेले लोग हैं दुनिया के जो सिर्फ स्वयं आगे नहीं बढ़ना चाहते। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होना। हम स्वयं आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम चाहते दुनिया भी आगे बढ़े। इसलिए हमारे ऋषि का उद्घोष है क्रीडवंतो विश्व आर्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाएंगे, यानी पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे। इस प्रकार का विचार लेकर के चलने वाले हम लोग हैं। इसलिए आज की जो ज्ञान विज्ञान की जो विधाएं हैं, या आज के ज्ञान विज्ञान के जो कारण है जिनमें पेटेंट है, बौद्धिक संपदा का संरक्षण है, हमारे लोग वैसे नहीं थे। हमारे लोगों ने जो कुछ आविष्कृत किया, हमारे लोग जो कुछ भी पाया, ज्ञान की जो बूंदें उन्हें मिली, वो उन्होंने अमृत मानकर समाज की तरफ भेज दी, और जो विष था, जो उसका कड़वापन था, उसको स्वयं पी गए। इसीलिए शंकर विषपाई कहे गए कि अमृत उन्होंने समाज को दिया और स्वयं विष पिया। तो हमारे ऋषियों ने कष्ट सहकर, कठिन साधनाएं कर कर, कठिन स्थितियों में जीवन यापन करके, जंगलों में, गंदराओं में रह करके, कठिन तपस्या से जो ज्ञान अर्जित किया, उनका ज्ञान पूरे समाज के लिए था। इसलिए हमारी जो ज्ञान परंपरा है वह एक अलग तरह से त्याग की भी परंपरा है, और एक तरह से लोक मंगल की भी परंपरा है, जिसमें पूरी समष्टि के हित का चिंतन निहित है। सर, पर एक प्रश्न यहाँ पे ये आता है, इंडियन नॉलेज सिस्टम का धार्मिक ग्रंथों में क्या काम है? नहीं, देखिए, धार्मिक ग्रंथ नहीं है वो, हम उसको धार्मिक ग्रंथ कह करके छोटा करते हैं। देखिए, अगर हम अपने को सनातन धर्मी या हिंदू समाज की किसी परंपरा से हम आते हैं, तो हमारा कोई घोषित धर्म ग्रंथ नहीं है।
है ना। जैसे आपने देखा होगा जो विविध पंथ बाद में दुनिया के अंदर आए, उनकी कोई एक किताब है, उनका कोई एक खुदा या पैगंबर या जो भी कह लीजिए, उनका कोई एक व्यक्ति है जो उस धर्म या पंथ का संचालक है, और एक उनकी पुस्तक है जो पवित्रतम पुस्तक है जिस पर हम सब आस्था रखते हैं। जब हमारी परंपरा में आते हैं, सनातन की आप परंपरा में आते हैं, यहाँ कोई घोषित धर्म ग्रंथ नहीं है। गीता को आप धर्म ग्रंथ नहीं कह सकते, वेद धर्म ग्रंथ नहीं है, उपनिषद धर्म ग्रंथ नहीं है, पुराण धर्म ग्रंथ नहीं, ये हमारा कोई एक धर्म ग्रंथ नहीं है। ये विचार की वो है। बाद में अन्य भी ग्रंथ आते हैं, बाद बौद्ध की परंपरा, जैन की परंपरा है। तो ऐसा कोई एक ग्रंथ नहीं है जिसको मान करके या जिसको फॉलो करने से आप ऊपर जा सकते हैं, आगे पहुंच सकते हैं। तो पहली बात कि धर्म की एक किताब, ऐसा कंसेप्ट हिंदुस्तान में नहीं है कि धर्म की किताब है, इस किताब को पढ़ करके आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ये सब ज्ञान की पुस्तकें हैं। वेद एक ज्ञान का संचय है, संचित निधि है ज्ञान की, ठीक है। उपनिषद प्रश्नों के माध्यम से हमें अपनी बात को बताता है। ऐसी जो हमारे महाभारत, रामायण, ये सब हमारे इतिहास के पृष्ठ हैं, ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, अपने काल में लिखी गई पुस्तकें हैं। जी सर। वाल्मीकि रामायण राम के समय में लिखा गया, वाल्मीकि राम के समकालीन है, उस समय का वो जीवंत इतिहास है। उसको हमारे को लांछित करने वाले लोगों ने उसको गल्प कह दिया, कथा कह दिया, या मैथोलॉजी कह दिया। अरे भाई, मैथोलॉजी और इतिहास के अंतर को समझिए। हम स्वयं ही उसी टर्म को इस्तेमाल करते हैं। अपने रामायण को, अपने महाभारत को, अपनी गीता को जो समकालीन लोगों ने लिखी हैं, उसको भी इतिहास न कह के मैथोलॉजी कहते हैं। मैथोलॉजी कह करके आप अपने स्वर्णिम इतिहास को किस तरह से कलंकित करते हैं। ये मैथोलॉजी नहीं, ये भारत का इतिहास है। राम इस धरती पे आए, दुनिया को भरोसा नहीं हो रहा है तो वो मैथोलॉजी के है। हम तो ये कहेंगे राम हमारे पूर्वज हैं। बुद्ध इस धरती पे आए तो ये मैथोलॉजी है क्या? तो इसलिए राम कृष्ण की धरती को या उनके ज्ञान को या उनके इतिहास को मैथोलॉजी कहना, मुझे लगता है उस पूरी परंपरा से पर अविश्वास प्रकट करना है जो हमारे युग युग से बहती आई। हम कहते आते हैं ना, यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। ये पुण्य प्रवाह है, सदियों सदियों से चला आ रहा है। इसलिए अपने इतिहास के पृष्ठों को, अपनी ज्ञान राशि को किसी धार्मिक पुस्तक मान लेना, या अपने इतिहास को गल्प कहना, या अपने इतिहास को मैथोलॉजी कहना, मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ। पर सर एक बात और है कि जैसे आपने बोला, वो लोग राम सेतु को राम सेतु नहीं बोलते, एडम्स ब्रिज कहते हैं। उनके अनुसार एडम आए थे। नहीं, मेरा कहना है कि ये सब डिबेट्स जो हैं अब बेमानी है इस समय में। आप देखिए क्या होता है, सत्ताएं नामकरण करती हैं। आपने देखा इस देश में आतंकवादियों के नाम पर, लुटेरों के नाम पर सड़कें, बिल्डिंग, ब्रिज भी बने हुए हैं, है ना। जिसने नालंदा के पुस्तकालय को जलाया, उसके नाम पे बिहार में रेलवे स्टेशन बना हुआ है। तो ये भारतीय समाज की सहनशीलता, सहिष्णुता, या आप जो भी कह लीजिए, मतलब हम तो उसको कुछ कहना नहीं चाहते, संज्ञा कोई देना नहीं चाहते, पर बर्दाश्त करने की बहुत अप्रतिम क्षमता हिंदुस्तानी समाज में है। वो लुटेरे को भी एक समय के बाद जब चला गया तो चलो ठीक है भाई, गया तो गया। जैसे आपने देखा भी औरंगजेब को लेके बहुत बड़ा प्रकरण हुआ, काफी विवाद बना, जब छावा फिल्म आई काफी विवाद हुआ। पर कितनी समझदारी और कितनी भारतीय परंपरा से जुड़ी हुई बात जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ आदरणीय भैया जी जोशी ने कही। उन्होंने कहा भाई, जब जो व्यक्ति मरा यहाँ है उसकी कब्र कहाँ बनेगी? जब मरा ही यहाँ हिंदुस्तान में मरा, महाराष्ट्र में मरा, तो कब्र कहाँ जाके बनेगी? महाराष्ट्र में। तो हमारे लोगों की ये रही है, और शिवाजी का जो दर्शन रहा कि उन्होंने कभी किसी को पंथ अलग इस नाम पे प्रताड़ित नहीं किया। सिवाय हिंदवी स्वराज्य की संकल्पना ये, और भारतीय समाज जो है वो पंथ आधारित समाज के विरुद्ध है। हमने किसी पर अपनी चीजें थोपी नहीं है, सबके साथ चलना और सत्य तक पहुंचना। अलग अलग मार्गों से लोग सत्य तक पहुंचते हैं। तो इस बात को भी हमें समझना है कि भारत जो है एक अलग ही तरह का देश है जी। जिसने अपने शत्रु को भी मृत्यु के बाद शत्रु नहीं माना।
और ये चाहे रावण हो, चाहे औरंगजेब हो, या नालंदा जलाने वाले हों, किसी को भारत ने उस तरह से अपनी स्मृतियों में नहीं रखा जैसा हम दुश्मनों को रखते हैं। एक उसकी यात्रा पूरी होने के बाद हमें मानते हैं कि हमारा उसके साथ कोई बैर नहीं है। जी सर, पानीपत करके एक मूवी आई थी, नेटफ्लिक्स पे है अभी भी, तो उसमें भी ये दिखाया गया है जो सदाशिवराव पेशवा थे, उन्होंने तोपची जो था वो मुस्लिम था, उसको मारने की जगह अपनी सेना में भर्ती करवाया और वो हिंदुस्तान का सबसे अच्छा तोपचीबाज भी था, तो इसलिए उनको इन्वॉल्व करवाया और अपनी मेन फ्रंट में उसको इन्वॉल्व करवाया और चीज़ों को करा, इंस्टीड ऑफ कि वो एक मुसलमान है, इस तरीके से भेदभाव नहीं करा था उन्होंने। नहीं, आप देखिए कि शिवाजी के राज्य में जो प्रकरण आता है, उनकी सेना में भी लोग हैं। हाँ, और गौहर बानो का प्रकरण आता है कि उसकी बहू को लेके आ जाते हैं, शिवाजी इससे बहुत नाराज होते हैं, कहते हैं नहीं, महिलाओं का अनादर नहीं करना, किसी भी सूरत में नहीं करना। जी सर। तो एक सभ्य समाज जो होता है, एक ऐसा समाज जो स्त्रियों का आदर करता है, एक ऐसा समाज जो है अपने शत्रुओं के प्रति भी शत्रु भाव नहीं रखता। जी, युद्ध है, ठीक है, जितनी देर युद्ध है उतनी देर युद्ध है। हाँ युद्ध समाप्त होने के बाद हम किसी के साथ छल धोखा नहीं करते। जी, तो ये भी एक चीज़ है, ये भारतीय परंपरा में ये चीज़ें रही हैं। और भेद, इसको भारतीय संस्कृति मानती नहीं है। भारत का ये है सोच कि जो भारत में है, भारत के प्रति आस्था रखता है, भारत माता को अपनी माँ मानता है, वो सब भारतीय है। और हमारी सबसे बड़ी पहचान भारतीय ही होनी चाहिए, कंट्री फर्स्ट, जिसके लिए देश प्रथम अगर है हमारा, हम किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाले हों, किसी भी किताब को पढ़ने और किसी किताब को मानने वाले हों, पर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा देश है, इस सरजमी है। और सरजमी के लिए लाखों लोगों ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, सब लोगों ने, हर जाति धर्म के लोगों ने, हर जाति पंथ के लोगों ने अपना बलिदान देकर इस देश को खड़ा किया है। और इस नाते हमको उन्हें याद रखना चाहिए। उनकी स्मृति को अगर हम अपने स्मरण में रखेंगे तो हम कभी भी देश के साथ बुरा नहीं सोचेंगे। यस सर, इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, अगर अनेकता में एकता। हाँ, मैंने एकत्र तो है ही, सब जुड़े हुए हैं आपस में। जी सर, है ना। जगतगुरु शंकराचार्य ने जब 4 मठों की स्थापना की तो एकत्व का भाव ही उनके मन में था। एक भारतीय को जब चारों धाम की यात्रा करता है तो उसको लगता है कि अब हमने कर लिया, और चारों धाम को एक दिशा में अलग अलग हुए हैं, भारत की सांस्कृतिक एकता को भी जताते हैं। सही बात है सर। हमारी जो भगवान शिव के अलग अलग स्थान हैं जी, जिसको हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, वो ज्योतिर्लिंग को एक प्रांत में नहीं है, अलग अलग प्रांतों में आपको जाना पड़ता है। हमारी माताएं बैठी हुई हैं अलग अलग स्थानों पर, देवियां, उनको अलग अलग स्थानों पर जाकर हम देखते हैं। तो कुल मिलाकर भाव ये है कि हम एक तरह से एक सांस्कृतिक प्रवाह के उत्तराधिकारी हैं। जी सर, जिसको हम एक गीत में कहते हैं, एक इनकी विजय गीता, एक इनकी वीर गाथा, एक कंपन है हृदय में, एक इनका स्वर रहा, भारती की चिर विजय का नाद दम में भर रहा। हमारा इतिहास समान है, हमारी जय पराजय समान है। जो भारत के शत्रु हैं वो हमारे भी शत्रु हैं। जी सर, भारत का शत्रु हमारा मित्र नहीं हो सकता। जिन्होंने भारत पे हमला किया वो आक्रमणकारी हैं, वो हमारे नहीं हो सकते। इसलिए इस अंतर को अगर आप समझ गए तो भारत को आप समझ जाएंगे। हमारा जय पराजय का इतिहास हो सकता है, पर वो एक है। अगर भारत हार रहा है हम उस पर खुश नहीं हो सकते, भारत जीत रहा है हम उस पर आनंद का अनुभव करेंगे। इसलिए ये इतिहास भी हमको सीखना पड़ेगा। इतिहास में अगर आक्रमणकारियों के साथ हम अपना रिश्ता दिखाते और जताते नजर आएंगे, भारत को लूटने वालों, भारत को पददलित करने वालों, भारत की स्त्रियों का मान मर्दन करने वालों, भारत की ज़मीनों, भारत की जायदाद को लूटने वालों के प्रति अगर हमारे मन में सहानुभूति है तो हमको अपना टेस्ट कराना चाहिए कि हम कितने भारतीय हैं, कितने प्रसिद्ध भारतीय हैं जी। और मुझे लगता है भारतीयता, राष्ट्रीयता और भारत प्रेम ये परसेंटेज में नहीं होता। या तो आप भारतीय हैं या तो आप भारतीय नहीं हैं। जैसे या तो आप ईमानदार हैं या तो बेईमान हैं। आप 10% बेईमान नहीं हो सकते जी सर, है ना जी। आप 5% बेईमान नहीं हो सकते। या तो आप बेईमान हैं या तो आप ईमानदार हैं, या तो आप भारतीय हैं या तो आप भारत विरोधी हैं। ऐसा नहीं होता मैं 20% भारतीय हूँ, वंदे मातरम नहीं गाऊंगा भारतीय हूँ, जनगण मन पे खड़ा नहीं होऊंगा भारतीय हूँ, भारत के मान बिंदुओं का अपमान करूंगा भारतीय हूँ, भारत को लूटने वाले आक्रमणकारियों, बलात्कारियों के साथ अपना रिश्ता जताऊंगा, उनसे अपना रिश्ता जोड़ूंगा भारतीय हूँ। ऐसा होता नहीं है। भारत की जो जय पराजय है वो हमारी आपकी सबकी साझा है जी सर। शिवाजी हम सबके साझा आदर्श हैं, राणा प्रताप हम सबके साझा आदर्श हैं। जो इस देश की लड़ रहे थे और जो देश से लड़ रहे थे उनमें हमको अंतर करना पड़ेगा।
अशफाक उल्लाह खां के लिए हमारे हृदय में आदर है, वीर अब्दुल हमीद के लिए हमारे हृदय में आदर है, अब्दुल कलाम आज़ाद अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति, उनके लिए हमारे हृदय में आदर है, कलाम साहब के लिए आदर है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन देश से लड़ रहा है और कौन देश के लिए लड़ रहा है। कई बार देश से लड़ने वाले लोगों को हम मसीहा मान लेते हैं और देश के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं वो हमारी सूची में कहीं नहीं होते। इस पर कहीं ना कहीं हमको विचार करना पड़ेगा कि हम कम भारतीय हैं या हम भारतीय नहीं हैं।